हमारे पास लेबर कोड भी है, हमारे पास NIRC भी है, हमारे पास सर्विसेज ट्राइब्यूनल भी है, हाई कोर्ट्स भी हैं, सिविल कोर्ट्स भी हैं। तो किसका डिस्प्यूट कहाँ पे जाएगा? Every civil servant is a government servant, but every government servant is not a civil servant. वो there is a distinction, clear distinction between them. Private employment का concept मतलब आज से 100-200 साल पहले से अगर आप कॉमन लॉ से देखते हैं तो वो उसको कहते थे मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, और उसका कानून ये था कि मास्टर सर्वेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द मास्टर। प्रमोशंस को लेके है, एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे पे केस कर रहे होते हैं कि शायद आई वाज डिजर्विंग वन और दूसरे को प्रमोशन मिल गया। इज प्रमोशन अ राइट? जो ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। अगर एक कंपनी का मैनेजर है, जनरल मैनेजर है या और भी कोई ऑफिसर है और उसको निकाल दिया जाए तो उस बेचारे के पास कोई रेमेडी नहीं है, कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। इसके अलावा हम और भी टर्म सुनते हैं जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर किसी एम्प्लॉय को फर्ज किया कोई उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो गया, उसको टर्मिनेट कर दिया उसका कोई, तो ही हैज टू इमीडिएटली सर्व अ ग्रीवेंस नोटिस। ग्रीवेंस नोटिस जो है जब वो भेज देगा तो एम्प्लॉयर को 15 दिन में फैसला करना है। FPR है, पुलिस है, कमिश्नर्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं, सारे गवर्नमेंट। हमें कैसे पता लगेगा कौन किस सर्विस में है, कौन सिविल सर्वेंट है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने सवाल किया ना, ये इतना आसान नहीं है इसका हल, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और हमारी कोर्ट्स भी इस पे बड़ा अरसा कंफ्यूज है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप किया, फिर वो दोबारा इम्तिहान हुआ, फिर 2020 का हाई कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, वो दोबारा इम्तिहान हुआ। अपॉइंटमेंट्स के बहुत इश्यूज हैं। लीगल टॉक्स की इस एपिसोड में हमें एज गेस्ट ज्वाइन किया था मलिक नईम इकबाल साहब ने, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। इसके अलावा ही इज़ एन एक्सपर्ट इन सर्विसेज लॉज एंड लेबर लॉज। ओवर 2 डेकेड उनका एक्सपीरियंस है और ये पॉडकास्ट एक ट्रूली वैल्यूएबल एसेट होने वाला है यंग लॉयर्स के लिए जो कि सर्विसेज लॉज या लेबर लॉज में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी सर्विसेज में हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अगर उनके कोई इश्यूज हैं तो उनके लिए भी ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल एसेट होने वाला है। सो वॉच टिल द एंड, एंजॉय। सर, आपके रिलेटेड मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो मैं पॉडकास्ट से पहले थोड़ी सी कुछ रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि आपके जो हाई कोर्ट में केसेस हैं वो 2900 समथिंग केसेस आपने फाइल किए हैं एंड आपकी जो इनरोलमेंट है वो 2008 की है हाई कोर्ट की, और ऑन एन एवरेज एवरी सेकेंड डे यू आर फाइलिंग अ केस। सो इतना ज़्यादा इन्फ्लो आता कहाँ से है केसेस का? ये देखिए, बेसिकली मैंने 2008 में जून में मैंने और ज़मीर घुमरो साहब, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, हमने सेनेटर भी हैं, सेनेटर अभी सेनेटर भी बन गए माशाल्लाह, तो हमने दोनों ने ज्वाइन किया और पार्टनरशिप की। तो ज़मीर साहब बेसिकली उनका बैकग्राउंड ये है कि ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, XPCS सर्विस से थे और 2000 में उन्होंने बार एट लॉ किया और फिर सर्विस छोड़ के प्रैक्टिस शुरू कर दी। दूसरा, वो अखबार में लिखते थे, लोकल जो हमारे सिंध की एक बड़ी फेमस अखबार है डेली काविश के नाम से, उसमें वो आर्टिकल्स लिखते थे। तो ही वाज अ वेरी नोन पर्सनैलिटी। तो उनके पास बहुत इन्फ्लो था केसेस का, क्योंकि मेरे पास तो इनिशियली कोई ब्रीफ नहीं था, मतलब पर्टिकुलरली सर्विस रिलेटेड मैटर्स। मेरे पास तो ज़्यादा वो थे जो मैंने कुछ केसेस इनहेरिट किए थे सजाद अली शाह साहब की फर्म से। जब वो जज बन गए तो उनके केसेस हम देख रहे थे और उसमें से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आ गए जिनके हम चलाते रहे। वो ज़्यादातर सिविल प्रॉपर्टी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स थे, रेंट्स से रिलेटेड मैटर्स थे। तो ये ज़मीर साहब का बहुत इन्फ्लो था और ये ऐसा था कि हम वाकई एक एक दिन में हम 2-2, 4-4, 6-6 भी हमने केस फाइल किए। फिर क्या होता है कि उनका नंबर, एक और वजह भी है, नंबर उनका बढ़ जाता है कि एक ही इशू में बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मे बी 50 एम्प्लॉइज़ अफेक्टेड हों, तो वो 50 के 50 पिटीशन फाइल कर देते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अलग अलग पिटीशनें फाइल करनी पड़ती हैं, फैक्चुअल थोड़ा डिफरेंस होता है, तो फिर एक में आप नहीं ले जा सकते। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फैक्टर्स को देखें तो वो नंबर ऑफ़ केसेस जो हमने फ़ाइल किए वो वाकई बहुत बड़े हैं। और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि मेरी तकरीबन अगर 2008 से आप काउंट करें तो 17-18 ईयर्स प्रैक्टिस मेरी हो गई है। सर, मैंने डेज भी काउंट करके रखे हैं, 6317 डेज। तो आई हैव मोर देन 150 रिपोर्टेड केसेस, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट की भी रिसेंट 25, 30, 40 शामिल हो चुके हैं। मैं 2016 में एनरोल हुआ था सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब इतने नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस भी इसी वजह से है कि अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है। सो सर, इसमें आप ये सारी चीज़ें, मतलब कितनी बड़ी आपके पास टीम है कि एवरी सेकंड डे यू आर फाइलिंग अ केस, या एक दिन में 2 दिन में आप 3-4 केसेस फाइल करें, तो यू हैव टू हैव अ गुड टीम।
देखिए टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्योंकि पहले मैं और ज़मीर साहब पार्टनरशिप में थे, तो हमारे पास तकरीबन 8-9 लोगों की एडवोकेट्स हमारे साथ एसोसिएट्स थे। तो वो सब अपना-अपना उनको काम दे देना, उनसे जो भी हम हेल्प लेते थे। लेकिन मेजर पार्ट हमेशा मैंने खुद किया, और मैंने मतलब इसमें कोई शक नहीं है, मैंने खुद काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब हमारी एक रूटीन ये थी इनिशियल स्टेज पे, मैं समझता हूँ कि हम लोग क्योंकि बड़े एक हम्बल से बैकग्राउंड से थे, तो हमें ये था कि हमें सीखने का भी शौक था। तो मैंने खुद पर्सनली काम किया, और पहले 4-5 साल 6 साल जो हमारी वकालत के थे, से कि फ्रॉम 2005 टिल 2010-12, तो कोई मुझे दिन याद नहीं है कि मैं रात को कभी 1-2 बजे से पहले ऑफिस से उठाऊं। तो मतलब कभी कभार को वीकेंड पे जल्दी चले गए हों या इस तरह। तो वो क्या वजह थी कि ज़ाहिर बात है आपको चीज़ें पता नहीं होती, फिर देन यू हैव टू रिसर्च, लॉ पढ़ना, फिर उस पे जजमेंट्स पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता था। अब तो हमारा ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पे, तो हमें इतनी तकलीफ़ भी नहीं होती ड्राफ्ट करने में भी और उसको आर्ग्यू करने में भी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम थी 8-9 लोगों की, अच्छे लड़के थे। उनमें से कई लड़के बाद में जिन्होंने जुडिशरी ज्वाइन कर ली, कोई सिविल जज बन गए, कोई 1-2 एडीजे बन गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो वो हमारे साथ चलते रहे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, कभी कुछ आए, कुछ चले गए, कुछ फिर आ गए। तो इतनी टीम पे हम अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सर डिफरेंट केसेस मैंने देखे, आपने क्रिमिनल केसेस भी किए हैं, सिविल में भी बहुत सारे सर्विसेज मैटर। सो मेजर पोर्शन ऑफ योर प्रैक्टिस क्या है? मेजर पोर्शन सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये हमारा मेजर था। या जो कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं, उनके एम्प्लॉइज। तो मेजर हमारा नो डाउट इसी तरफ रहा है हमेशा। लेबर का कुछ अभी हमने 1-2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनका भी काम शुरू किया है। उस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी फील्ड है, और उसमें भी लोग बहुत कम हैं। सो मैंने जैसे आपसे ऑफ कैमरा भी क्वेश्चन पूछा था कि हमारी ऑडियंस के लिए आप किस फील्ड में आप अपनी एक्सपर्टीज़ आज शो करना चाहेंगे, फॉर लेबर और फॉर सर्विसेज, फॉर एम्प्लॉयमेंट? देखिए सर्विस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया, तो मैं उस पे आप अगर कहें कि एक्सपर्ट ओपिनियन किसी चीज़ में मैं दे सकता हूँ, तो शायद मैं आई डू नॉट क्लेम कि मैं कोई बहुत ही मतलब एक्सपर्ट हर लिहाज से, बट फेयरली एक चीज़ों का आइडिया है, हमें अच्छा आइडिया है। तो सर्विस पे हम काफ़ी अच्छा, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर बताऊँगा। लेबर की भी बेसिक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, जो कि एक नए नए आने वाले वकील के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं सर्विसेज एंड लेबर लॉज पे तो आएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जिक्र किया था अपने सीनियर जिनसे आपने प्रैक्टिस पे इनहेरेंट की, सज्जाद अली शाह साहब। ही इज़ वेरी फेमस, बड़े नामवर जज भी हैं वो, बड़े अच्छे जूरिस्ट रहे हैं, अभी भी हम उनकी जजमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस देयर? सर देखिए, सज्जाद अली शाह साहब एज ए पर्सन तो बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लर्निड हैं नो डाउट, बड़े हम्बल हैं। और उनके पास 2-3 चीज़ें जो मैंने सीखी, वो मैं डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा। नए जो हमारे यंगस्टर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनके लिए भी लर्निंग है, आपके लिए भी है। एक तो उनको मैंने ये देखा, जो मैंने उनके साथ हार्डली 7-8 महीने काम किया, देन ही वाज एलिवेटेड। उन 7-8 महीने में मैंने उनकी जो डेडिकेशन थी टुवर्ड्स वर्क, मैंने उनको कभी फारिग बैठे नहीं देखा। जब भी इवन कोर्ट में भी देखा, तो वो कोई ना कोई काम करते हुए पाया उनको। और शाम को ऑफिस में तो मैं नहीं समझता कि 1 मिनट के लिए भी वो किसी के साथ, इवन क्लाइंट के साथ भी कोई उन्होंने थोड़ी देर ज़्यादा बैठ के, जो होता है ना कि बाज़ क्लाइंट आपके साथ गप लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी मैंने नहीं देखा। नंबर 1। नंबर 2, पंक्चुअलिटी। उनका ऑफिस आने का टाइम और ऑफिस जाने का टाइम उन्होंने एक रखा हुआ था, एंड मतलब वो रिगोरसली उसको रिलीजियसली फॉलो करते थे। तीसरी चीज़ ये थी कि सिविल साइड पे माशाल्लाह उनको पर्टिकुलरली सिविल प्रोसीजर कोड पे बहुत कमांड थी। और बेसिकली मैंने उनसे एज ए स्टूडेंट, मैं जब फाइनल ईयर में था SM लॉ कॉलेज में, तो वो हमें सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ाते थे। और जितना हमने इनकी क्लास को एंजॉय किया और जितना हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने पूरे साल में कभी CPC की किताब खोली हो अपने क्लासरूम में आके। लेकिन वो कंसेप्चुअली जो चीज़ आपको बताते थे और समझाते थे, और फिर बाद में वो उस पर क्वेश्चनिंग करते थे, तो क्या होता था कि वो आपको अव्वल तो उनके लेक्चर में समझ आ जाती थी,
और अगर कोई चीज़ रह गई, मिस हो गई, तो वो जो क्वेश्चंस करते थे उसमें से आपको समझ आ जाती थी। तो बड़े शफीक इंसान हैं, बड़े मेहनती आदमी हैं, सेल्फ मेड हैं, उनको बड़ी उन्होंने मेहनत की और फिर उन्होंने नाम भी कमाया जुडिशरी में भी। जब वो हिंद हाई कोर्ट में रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो उनका बड़ा एक स्टेचर था, बड़ा नाम था और बड़ी अच्छी जजमेंट्स दी उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मुझे एक ऐसा अच्छा सीनियर मिला। और नो डाउट कि मेरी जो इस प्रोफेशन में जो थोड़ी बहुत कामयाबी हुई, जो मुझे स्पेस मिली, उसका क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा सर, वेरी फाउंडेशनल टर्म्स हम सुनते हैं कि सर्विसेज, ज़ाहिर है सर्विसेज हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, लेबर हो गया, इंटर रिलेटेड हैं। हम ये 3-4 टर्म सुनते हैं, लेबर की हम सुनते हैं, उसमें भी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, हम एम्प्लॉय की टर्म सुनते हैं, हम सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स हो गए, दूसरे सर्वेंट्स की टर्म सुनते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कर तो सारे जॉब ही रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे ना हम इसको इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि आप समझें कि देर आर, वन इज़ गवर्नमेंट सर्विस, वन इज़ सिविल सर्विस, और थर्ड जो है वो आप ले लें जो एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। अब ये 3 कैटेगराइज, इनको आप समझ लें कि ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 कैटेगरीज है। सबसे जो छोटी कैटेगरी है वो सिविल सर्वेंट्स की है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन भी दी हुई है कानून में, और उसको उन्होंने बड़ा लिमिट किया, और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो भी बड़ी स्पेसिफाइड है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि 73 की जो से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थी सिविल सर्वेंट्स को, और उसकी रीज़न यही जो बैकग्राउंड में आती है वो ये है कि क्योंकि ये वो लोग थे जिनको कहते हैं सिविल सर्विस इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। इन्होंने गवर्नेंस चलानी थी, इन्होंने मुल्क को चलाना था, और ये रीढ़ की हड्डी की मानद थे। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने ये समझा कि इनको प्रोटेक्शंस भी इसी तरह होनी चाहिए। 73 के आइन में आके इन्होंने थोड़ा चेंज किया और उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को ख़त्म कर दिया, प्रोटेक्शंस को, और उन्होंने कहा कि जी ये आर्टिकल 240 रखा उसमें, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये अब हम इनके टर्म्स एंड कंडीशंस कौन बनाएगा? फॉर फेडरल सिविल सर्वेंट्स वो बनाएगी नेशनल असेंबली, और फॉर प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स बनाएगी सूबाई असम्बलियाँ, जो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बली हैं। इस आइन के बाद आप देखेंगे कि 73 में ही आइन आया, और 73 में ही सिविल सर्वेंट एक्ट आ गया, 1973 का ही है। उसके तहत फिर आगे फर्दर रूल्स बने। लाइकवाइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे उन्होंने भी, सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट बना, पंजाब का बना, KPK का बना, बलूचिस्तान का बना। अब ये कैटेगरी बड़ी डिफाइंड है, क्लियर है, और वो कहते हैं जी कि जो लोग, जो इसकी शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनी पर्सन हु इज़ इन सिविल सर्विस, पार्ट ऑफ सर्विस, सिविल सर्विस, या एनी पर्सन हु इज़ होल्डिंग अ सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंस। ये डेफिनेशन दे दी इन्होंने। सो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे लिमिटेड कैटेगरी है सिविल सर्वेंट्स की। अच्छा, इसके साथ जो सेकंड कैटेगरी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत बड़ी कैटेगरी है। गवर्नमेंट सर्वेंट एवरी पर्सन जो कि किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी इदारे से कनेक्टेड है और गवर्नमेंट की तरीके से तनख्वाह ले रहा है, तो ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे सिविल सर्वेंट के साथ, तो एवरी सिविल सर्वेंट इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट। वो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, और वो डिस्टिंक्शन कहाँ है? वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से है। सिविल सर्वेंट गवर्न होते हैं सिविल सर्वेंट एक्ट से, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी वहीं लिखी हुई हैं, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सीनियरिटी, पेंशन, लीव, एवरीथिंग। फिर उसके फर्दर जो रूल्स बने हुए हैं उनमें उन्होंने उन चीज़ों को एलेबोरेट किया हुआ है, तो वो हर चीज़ डिफाइंड है, एंड दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। आर्टिकल 240 से ये सब डेराइव कर रहे हैं पावर, लेजिस्लेचर भी और वो। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज है। आप देखिए जैसे एम्प्लॉइज़, कारपोरेशन एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं आपके पास, से के कराची पोर्ट ट्रस्ट है, आपके पास PNSC है, आपके पास स्टेविटा है,
उनमें कुछ कॉरपोरेशंस हैं जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं, जो किसी न किसी कानून के तहत वजूद में आई हैं। जैसे स्टेविटा है हमारे पास, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कराची पोर्ट ट्रस्ट है, PNSC है, नंबर ऑफ और इस तरह। और दूसरे वो हैं जो कुछ गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, और फिर तीसरी उसमें आ जाते हैं जो कंपनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं। अब इन सब की, इनके जितने भी इनके कॉरपोरेशन हो, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, कंपनी हो, ऑटोनमस बॉडी है, इनके मुलाजिम जो हैं वो सब के सब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो गवर्न होते हैं या तो जो उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, किसी भी कॉरपोरेशन ने, ऑटोनमस बॉडीज ने, अगर वो रूल्स उन्होंने खुद अपने इंटरनल यूज़ के लिए बनाए हुए हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। और वो नॉर्मली, ऑर्डिनरीली दे आर नॉट एनफोर्सेबल। यानी कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस है किसी ऐसे एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल जैसे हम मिसाल लेते हैं PNSC की, हम ले लेते हैं, उनके कोई रूल्स जो उन्होंने बनाए, उनके अपने बोर्ड ने बनाए, 2000 फॉर इंटरनल यूज़, उसमें कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उन रूल्स की अगर फ़र्ज़ किया कोई वायलेशन हो गई टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से, तो यू कैन नॉट गो एंड सीक एनफोर्समेंट ऑफ दोज रूल्स, क्योंकि उनको लॉ का स्टेटस हासिल नहीं है। सेकेंडरी या टर्चरी लेजिस्लेशन आप उसे कहते हैं, डेलिकेटेड। एग्जैक्टली, जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि स्टैट्यूटरी रूल्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अप्रूवल से बनते हैं, प्रोविंशियल या फेडरल ऑफिशियल गैजेट जो आते हैं। एग्जैक्टली, और जो नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं वो इंटरनल बनाए होते हैं, बोर्ड जैसे बोर्ड ने बना दिए, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं। तो ये सब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं और ये गवर्न होते हैं अपने अपने रूल से, जो उनके या तो वो जो भी गवर्निंग स्टैट्यूट है उसमें लिखा होता है कि भाई आप रूल्स बनाएंगे, अपने एम्प्लॉइज रखेंगे वगैरह वगैरह, या फिर उन्होंने अपने इंटरनल को पॉलिसी, जैसे कंपनीज हैं, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी बना देता है, HR पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी वगैरह वगैरह, तो वो उन पॉलिसीज से गवर्न होते हैं। और तीसरा जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आपको पता है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है, और हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन हाउस, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, आपने जो है वो मुलाजिम रखा हुआ है, कुक रखा हुआ है, बढ़ते बढ़ते फिर प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है वो अपने मुलाजिम रखे हुए हैं। सो अब जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही की टर्म्स पे वो चलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की रिक्वायरमेंट्स उन्हीं पे चलता है। अगर जैसे एक आम कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाती है, तो आप उसकी एनफोर्समेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। आप जाएंगे उसकी डैमेजेस मांगेंगे कि जी ब्रीच की गई है, सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस दे दें, दूसरे डैमेजेस दे दें, जर्नल दे दें वगैरह वगैरह। तो इनकी तो रेमेडी हो गई ये। इसीलिए प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब आज से 100-200 साल पहले से अगर आप कॉमन लॉ से देखते हैं, तो वो उसको कहते थे मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, और उसका कानून ये था कि मास्टर सर्वेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द मास्टर। अगर मास्टर ने कहा भाई मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं रखना, तो दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। वो सर्वेंट ये नहीं कह सकता कि मैं कोर्ट में जाके कहूँगा कि सर मुझे रखे हर सूरत में। तो ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का था। लेकिन गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर में ये था कि भाई पब्लिक सेक्टर में क्योंकि जो डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो आपका होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द एम्प्लॉयर, वो खुद मास्टर नहीं है, वो मास्टर नहीं है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी डेलीगेट की हुई है किसी ना किसी को। अब जो बंदा वहाँ बैठा है, इसका बड़ा एक विजडम दी, और ये एक सजाद अली शाह साहब ने एक जजमेंट दिया DHA के केस में, इतरत सजाद के नाम से रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उन्होंने कहा देखें जी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, उसने एक अपना एजेंट या एक ऑफिसर बिठाया हुआ है डेलीगेटेड अथॉरिटी के साथ। अब जो ऑफिसर डिसीजन मेकर है, उस डिसीजन मेकर का अपना कुछ भी स्टेक पे नहीं है, ठीक है जी। अब एक एम्प्लॉई है जो कि बहुत अच्छा है काम करने में भी हर लिहाज से, लेकिन वो जो डिसीजन मेकर वहाँ पे बैठा है, वो उसके साथ किसी वजह से उसकी कोई अनबन हो जाती है, किसी पर्सनल वजह से। उसने उसे कहा यार मेरा कोई ज़ाती काम कर दो, उसने कहा सर वो तो मैं नहीं करूँगा, मेरा डोमेन नहीं है। तो वो उससे नाराज़ हो गया, तो उसने कहा इसको टर्मिनेट कर दो। अब क्योंकि उस डिसीजन मेकर का कुछ भी स्टेक पे नहीं है, तो वो नुकसान किसको, एम्प्लॉयर को, कि एक अच्छा एम्प्लॉई गवर्नमेंट का चला गया,
बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन मेकर। इसलिए इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने ज़रूरी थे। तो कोर्ट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व किया कि नहीं जनाब, जहाँ पब्लिक सेक्टर आ गया, यानी कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट का रोल आ गया, तो वहाँ पे भाई हम अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो एक्ट किया है किसी भी ऑफिसर ने, ये लॉफुल है, मेलाफाइड तो नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए हैं नहीं किए, वगैरह वगैरह। तो कोर्ट्स ने वहाँ पर, पब्लिक सेक्टर में हमेशा कोर्ट्स ने इंटरफेयर किया, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में। और जहाँ पर भी स्टैट्यूटरी रूल्स थे वहाँ तो फिर इशू ही नहीं था, वहाँ तो आप इन्फोर्समेंट के लिए आ सकते हैं रेट में किसी वक्त भी, कोई इशू हो। अब हुआ ये कि ये जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट थी ना, इसमें बड़े इश्यूज आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया मास्टर एंड सर्वेंट, और ये 200 साल पहले ये मामलात चले, लेबर बड़ी वो कहते थे कि ये तो स्लेवरी है, कि आपने रखा एम्प्लॉई को, उसको आपने मजबूरी में, एम्प्लॉयमेंट का दौर था, लोगों को रखा, फिर आपने उनको बड़े स्टिंजेंट टर्म्स पे रखा, तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं उनको, काम वर्किंग आवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा पूरा दिन काम करवा रहे हैं। तो ये फिर चलते चलते पहले कन्वेंशंस हुए, फिर वो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है इसके पीछे, और फिर अल्टीमेटली इन्होंने शेप इख्तियार की लेबर लॉज की, कि भाई जो लेबर, अब लेबर से, वर्ड लेबर से ही आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस कैटेगरी पे अप्लाई करेगा। तो लेबर लॉज बने, उसमें फिर तमाम चीज़ें एज ए लॉ बनाई गई कि जी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट का तरीकाकार क्या होगा, परमानेंट एम्प्लॉय कौन होगा, टेम्परेरी कौन होगा, निकालने का तरीका क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो लेबर लॉज फिर इन सब पे बनाए गए। जैसे आज पाकिस्तान में होस्ट ऑफ लॉज है, नंबर ऑफ लॉज है, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस ले लें आप, IRA ले लें, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, EOBI एक्ट वगैरह, ये सब लेबर से ही डील करते हैं। तो अब आज की पोजीशन ये है कानूनी कि लेबर लॉज अप्लाई करते हैं वर्कमैन पे। अच्छा, वर्कमैन की कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, वो फैक्ट्स पे हर केस में कोर्ट डिसाइड करती है, फैक्ट्स पे कि ये है नहीं। बट जो ब्रॉडली स्पीकिंग जो उसकी कंटूर्स हैं वो ये हैं कि वर्कमैन वो होता है जिसके पास कोई हायरिंग फायरिंग पावर ना हो, ठीक है, लीस्ट कैटेगरी में, ठीक है। तो उसको वर्कमैन, अगर आप वर्कमैन हैं तो आपके ऊपर लेबर लॉज अप्लाई करेंगे। अब जब लेबर लॉज अप्लाई करेंगे तो फिर वो उनमें सब चीज़ें शामिल हैं, यूनियन का बनना, CBA बनना, फिर वो सेटलमेंट्स होती हैं जिनमें आपकी तनख्वाहें, आपके अलाउंसेस, सब चीज़ें फिक्स होती हैं, बार्गेनिंग एजेंट्स, एग्जैक्टली। तो ये प्रोटेक्शन उनको हासिल है। लेकिन एक बड़ी अलमिये की बात है, और इस पर भी जस्टिस मज़र साहब का एक फ़ैसला भी आया है सुप्रीम कोर्ट में भी, उन्होंने पहले हाई कोर्ट में भी दिया था एक, और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मास्टर एंड सर्वेंट, आप इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि लेबर जो कैटेगरी है, जो वर्कमैन, उनको तो ये प्रोटेक्शन है, उनको स्टैट्यूटरी है, बिकॉज स्टैट्यूट बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं, वो तो जाते हैं, उनके लिए कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है, NIRC। लेकिन जो इसी कंपनी में या इसी एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट में, जो ऊपर की कैटेगरीज हैं, जो ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, उनकी कोई रेमेडी नहीं। अगर एक कंपनी का मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, या और भी कोई ऑफिसर है, और उसको निकाल दिया जाए तो उस बेचारे के पास कोई रेमेडी नहीं है। ही कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस, फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन या एनी अदर रॉन्गफुल एक्शन। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में सिविल सूट में जितना टाइम लगता है और जितनी रिसोर्सेज और एनर्जी लगती है डैमेजेस लेने के लिए, तो ये आप समझें कि एक रेमेडी ले सके, कोई रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी है ही नहीं। तो इस चीज़ को कैटर करना बहुत ज़रूरी था। इस पर मज़र साहब ने लिखा, उन्होंने कहा कि जी ये कॉन्सेप्ट जहाँ से आया था मास्टर एंड सर्वेंट, उन्होंने तो अभी बाद में कानून बना लिए, उन्होंने तो प्रोटेक्शन दे दी, ह्यूमन राइट्स एक्ट बना दिया, पता नहीं और कौन कौन से कानून। हमारे पास अभी तक कोई उसका ना कोई लॉ आया, ना कोई कानून बना। तो आज भी वो कैटेगरी बेचारी जो ऑफिसर कैटेगरी है, जो वर्कर से ऊपर बैठी है, जिन्होंने, जो कोर मैनेजमेंट है, जिसने चलाना है उस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, कंपनी को, उनको आज भी कोई प्रोटेक्शन नहीं। कहना सही होगा कि जो वर्कर है वो तो अंडर द लॉ प्रोटेक्टेड है, बट जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर नॉट। तो उनके लिए एक लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है करना।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरफ हमारी असम्बलीज की, आपको पता है हमारे लेजिस्लेचर्स की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, वो इस तरफ आते ही नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, फील्ड हैं, बड़े जिनको काम कर रहे वो हैं, बड़े आईनी काम कर तरमीम रहे हो हैं, रही आईनी है। तरमीम में एग्जैक्टली ज़्यादा बिजी है। तो ब्रॉडली अब जो मैं बेसिकली कैटेगरी बता रहा था कि सिविल सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और फिर ये आपके पास ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आ गई, उसमें वो लेबर कैटेगरी आ गई। तो ये ब्रॉडली स्पीकिंग 3 इसके वो बनते हैं। अब गवर्नमेंट एक और चीज़ होती है जिससे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा, मैं भी शुरू में बहुत कंफ्यूज था इस पॉइंट। पब्लिक सर्वेंट जो है उसका एज सच एम्प्लॉयमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग ये समझते हैं क्योंकि वर्ड पब्लिक सर्वेंट यूज होता है तो शायद ये भी आवाम कोई, का मुलाजिम है। हाँ, ये भी कोई शायद कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट की। दिस इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक ओथ कमिश्नर है, जो हम कोर्ट्स में डेली देखते हैं, ओथ कमिश्नर बैठे होते हैं जो अटेस्टेशन करते हैं। उनको पावर देते हैं हमारे जो रेलेवेंट होम डिपार्टमेंट्स हैं अंडर दी CRPC और CPC, उनको पावर्स दी जाती हैं टू अटेस्ट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एनी पर्सन हु हैज बीन कन्फर्ड सर्टेन पावर्स बाय द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज दोज पावर्स, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल जजेस हैं हमारे, सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। ओथ कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है। किसी को भी गवर्नमेंट ने, पुलिस वाले हैं, दूसरे सिविल सर्वेंट्स हैं। सो एवरी पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने कोई भी इख्तियार दिया कोई काम करने का किसी कानून के तहत, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉई होगा तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। अच्छा, दूसरा उसका क्या होता है कि उसको उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाने के लिए मुख्तलिफ स्टैचूज होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी स्टैचूटरी अथॉरिटीज़ बनाती हैं। तो उनमें वो आखिर में लिख देती हैं एक सेक्शन में कि ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी विल बी पब्लिक सर्वेंट्स। वो इसलिए कि उनके ऊपर हमारा जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो रहे, क्योंकि जब आप पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं तो सेक्शन 21 PPC डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट कौन है। तो फिर आपके ऊपर सर्टन कवानीन लागू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो एक लाइबिलिटी है रादर देन वो लाइबिलिटी है। सो अगर आप कोई पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर सम लॉ तो आप पब्लिक सर्वेंट है, और सर्टन ऊपर आपके ऊपर सर्टन जिम्मेदारियां मुख्तलिफ कवानीन में आ जाती हैं, आयद हो जाती हैं। बट उनका एम्प्लॉयमेंट से अदरवाइज कोई ताल्लुक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप ये देखेंगे कि 3 कैटेगरी, सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट एंड दी लेबर साइड के जो हमारे। अच्छा सर, इसके अलावा हम और भी टर्म सुनते हैं जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, परमानेंट एम्प्लॉई बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले आता है एक परमानेंट पोस्ट। ये डिफाइंड भी है हमारे सिविल सर्वेंट एक्ट जो है, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, उनमें डिफाइंड है। और एक टेम्परेरी पोस्ट होती है। अब जो परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट की डेफिनेशन ये है कि एनी पोस्ट विच हैज़ बीन सैंक्शनड फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अ परमानेंट पोस्ट। और टेम्परेरी की है कि एनी पोस्ट विच हैज़ बीन सैंक्शनड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर 2 years, 1 year, 3 years, तो वो दैट इज़ अ टेम्परेरी पोस्ट। परमानेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कानून में दिए हुए हैं। सिविल सर्वेंट्स के लिए उनके कानून में दिए हुए हैं, और जो कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज होते हैं या ऑटोनमस बॉडी, उनके अपने जो रूल्स बने होते हैं उनमें दिए होते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए आप एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जिसको आप कह लें कि ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होगा। उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रोबेशन पे रखेंगे फॉर 1 year, और किसी केस में 1 साल होती है, कहीं 2 साल भी होती है। प्रोबेशन जो होता है, एज सुन एज आपकी प्रोबेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई तो वो आपको एक लेटर जारी करते हैं कि यू आर कन्फर्म्ड इन सर्विस। तो वंस यू आर कन्फर्म तो यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय। अब फ़र्क क्या है कि आप परमानेंट एम्प्लॉई हों और टेम्परेरी हों। तो परमानेंट एम्प्लॉई जो ही आप बनते हैं तो आपके ऊपर आपको सर्टन प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपको अगर फ़र्ज़ किया निकालना है सर्विस से तो समरी मैनर्स में नहीं निकाल सकते कि किसी का दिल चाह तो उन्होंने 1 दिन में कहा आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं। अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया, कोई आपने और ऐसा काम किया जो कि सर्विस ऑर्डर के या डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है, तो उसका एक कानून में तरीक़ाकार है कि जी आप पहले चार्जशीट देंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसको पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे, पूरा मौका देंगे, फिर आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। टेम्परेरी एम्प्लॉई में ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल जो दूसरे, उनमें क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उन्हीं से आप गवर्नर होते हैं। और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लाज होती है
कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए है या 1 साल के लिए। तो एक तो ये होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया, आपकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, साल 2 जो भी पीरियड था, उसमें अगर आपने कोई ऐसा काम किया, वो कहते हैं यार हमें तो नहीं रखना चाहिए इनको, नहीं। तो वो सिंपली टर्मिनेट करने की क्लॉज मौजूद होती है कि आपको 30 डेज नोटिस भी टर्मिनेट कर दिया या सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस दे के। अच्छा सर, उसमें कुछ लॉ इस तरह से भी है कि अगर जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में हैं तो कॉरपोरेशंस को उन्हें परमानेंट करना होता है, वो क्या लॉ है? देखिए ये लॉ बेसिकली इस पे अब तो हमारी जो रीसेंट जजमेंट्स आई हैं वो तो उन्होंने तो व्यू डिफरेंट लिया है। अगर आप पुराना केस ला देखेंगे तो कोर्ट्स का व्यू ये था कि भाई अगर पोस्ट परमानेंट है और आपने एक एम्प्लॉई को उस पर टेम्परेरी या कंट्रेक्चुअल रखा हुआ है, तो कोर्ट्स ने किसी केस में कहा कि जी आपने 3 साल से रखा हुआ है तो ये ज्यादती है, क्यों आप 3 साल से उसको कॉन्ट्रेक्चुअल रखा हुआ है, आप उसको परमानेंट कर दें अगर पोस्ट परमानेंट है। हमारे अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये हो रहा है या कॉरपोरेशंस में ये हो रहा है कि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ही बहुत होती है, तो वो जो हमारे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो अपनी वोट बैंक बनाने के लिए या अपनी ज़रा करने के लिए लोगों को सिफारिश पे या नेपोटिज्म की बेसिस पे अपॉइंटमेंट करते हैं। अब कॉरपोरेशंस का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बगैर प्रोसेस के अपॉइंट करना रेगुलर तो कर नहीं सकते, तो वो फिर उनको लॉलीपॉप देने के लिए टेम्परेरी रख लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो टेम्परेरी जब रख लिए, और ऐसे भी हमने केसेस देखे कि 9-9 साल, 8-8 साल, 7-7 साल टेम्परेरी चल रहे हैं, तो उस पर कोर्ट्स में जब लोग आए तो कोर्ट्स ने कहा कि ये क्या तरीका है भाई, आप इनको रेगुलर रखें। अगर आप 9 साल से एक बंदे को रखें तो आपने उसका प्राइम पीरियड था वो आपने ज़ाया कर दिया, अब उसको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, रखा उसकी हुआ भी है और नहीं भी रखा हुआ। एग्जैक्टली उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब ना उसको परमानेंट एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन है, ना इसको कल आप पेंशन नहीं देंगे, ग्रेजुएटी नहीं देंगे। तो इस तरह की कंसिडरेशन पे कोर्ट्स ने कहा कि भाई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप रेगुलर करें। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप इनको रेगुलराइज करें। लेकिन हुआ ये कि इवेंचुअली कोर्ट्स के सामने ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट ने ये एक, आप समझ लें कि उन्होंने एक तरीकाकार बना लिया कि लोगों को बैकडोर से ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो, टेम्परेरी रख लो, और बाद में फिर उनके बल्क में पिटिशंस आ जाती थी कि जनाब 100 बंदा, 200 बंदे, 400 बंदे के साथ रेगुलर नहीं कर रहे। अब जब वो ये सब चीज़ें कोर्ट्स के सामने आई तो फिर कोर्ट्स ने कहा कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बैक डेट पे रखें। तो कुछ अदालतों ने ये भी फैसला किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते, परमानेंट पोस्ट है तो आप परमानेंट बंदा रखें, कॉन्ट्रैक्ट पे रख ही नहीं सकते। लेकिन वो जजमेंट आई, फिर उस पर कुछ अरसा अमल दरामद हुआ, फिर ख़त्म हो गया, फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। अब रिसेंट जो पिछले 3-4 सालों में से कि 2021 ऑनवर्ड, तो कोर्ट्स ने ये कहा कि भाई देयर मस्ट बी सम बैकिंग ऑफ लॉ। अगर आपने रेगुलराइजेशन करनी है या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक इदारा करना शुरू कर दे एट इट्स ओन। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या कानून बने तो उसमें आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो अब रेगुलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये रह गया है कि अगर आपके पास कोई कानून है उसके तहत करेंगे, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपने सिविल सर्वेंट्स का कहा था कि वो सर्वेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज में हों, बहुत सारे हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, एफपीआर है, पुलिस है, कमिश्नर्स हैं, जैसे आपने नाम लिया पीएनएससी का, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, केपीटी, बहुत सारे इदारे हैं, सारे गवर्नमेंट। हमें कैसे पता लगेगा कौन किस सर्विस में है, कौन सिविल सर्वेंट है या नहीं? मुझे जैसे अगर कोई वकील नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, उसे कैसे मालूम होगा? और सिविल सर्विसेज है क्या? देखिए सिविल सर्विस जो है ना वो अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो इससे डील करता है। दूसरा सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये एक बड़ी अहम डेफिनेशन है जो आर्टिकल 260 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान क्या है। अब सिविल सर्विस बेसिकली आपकी जो, अगर आप कहें कि फैक्चुअली क्या है, तो वो फैक्चुअली ये है कि आपके जो फेडरल के हवाले से जो आपके ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, और अगर आप लीगली इसकी बात करें तो लीगली वो लोग जो कि गवर्न होते हैं अंडर सिविल सर्वेंट एक्ट,
प्रोविंशियल या फेडरल, और उनके तहत जो रूल्स बने हुए हैं। ब्रॉडर कैपेसिटी में मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी, जैसे फॉर हम एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जांपल पुलिस हो गई, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो देखिए, हैं सिविल सर्वेंट्स हैं? हाँ, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है आपके पास, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जो पुराना जिसको डीएमजी सर्विस कहते थे, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, ये सब ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा, उसके बाद कॉमर्स एंड ट्रेड है, पोस्टल ग्रुप है, रेलवे है, इनकम टैक्स जो IRS है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, ये सारी सर्विसेज जो हैं ये सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आती हैं अगर आप 260 की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और बेसिकली ये सब की सब पोस्टें, यानी कि एनी पोस्ट विच इज़ रिलेटेड टू दी अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंस, ठीक है सर, वो सिविल सर्विस में फॉल करती है। ठीक है, तो आपने जब एज ए न्यू एडवोकेट अगर आपके पास कोई इस तरह का इशू है तो आपने ये देखना है कि जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है बंदे का, जो वो अपॉइंटमेंट लेटर है, या फ़र्ज़ किया आपके पास प्रमोशन का केस आया, या आपके पास सीनियरिटी का केस आया, या ट्रांसफ़र का केस आया, तो आपने ये देखना है कि उसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसको अपॉइंट किया है तो किस कानून के तहत, अगर उसकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो किस कानून के तहत, अगर उसकी ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सीनियरिटी रेगुलेट हो रही है अंडर द सिविल सर्वेंट एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, तो देन ही इज़ अ सिविल सर्वेंट। ठीक है जी। और अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस या अपॉइंटमेंट, सर्विस, सीनियरिटी वगैरह वो कोई अपने किसी इदारे के अपने रूल्स के तहत हो रही है, तो फिर वो उस इदारे का मुलाजिम है, ही इज़ नॉट अ सिविल सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने खुद ही एक क्वेश्चन में किया कि PNSC है या KPT है। अब PNSC जो है इट इज़ अ कॉर्पोरेशन, KPT इज़ अ कॉर्पोरेशन, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बेसिकली बोर्ड, इट्स अ ट्रस्ट। इनके अपने रूल्स बने हुए हैं, इनके अपने स्टैचूज हैं, उनके अंदर प्रोविजंस हैं और उसके तहत रूल्स बनाए हुए हैं इनके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने। KPT के तो रूल्स अप्रूव बाय द फेडरल गवर्नमेंट है, PNSC के अपने इंटरनल रूल्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किए हुए। वो ये इनके जो एम्प्लॉइज हैं दे आर नॉट सिविल सर्वेंट्स, उनको वो अपने रूल्स में गवर्न होते हैं। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने सवाल किया ना, ये इतना आसान नहीं है इसका हल, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और हमारी कोर्ट्स भी इस पर बड़ा अरसा कन्फ्यूज़ रही। मुख्तलिफ कोर्ट्स ने मुख्तलिफ इस पर डिफिनेशन दी, जजमेंट्स दी, लेकिन अब फाइनली जो इस टाइम पाकिस्तान में जो जजमेंट प्रिवेल कर रही है इस हवाले से, वो मुबीनुस सलाम केस है, जो कि PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट 602 रिपोर्टेड जजमेंट है। ये आई बिलीव 7 या 9 मेंबर बेंच जजमेंट है, बड़े लार्जर बेंच था इसका सुप्रीम कोर्ट का। उनके सामने इशू ये अराइज हुआ कि 97 में सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट जो था उसमें उन्होंने एक 2A सेक्शन ऐड किया, और उन्होंने कहा जी कि जितने भी कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं या ऑटोनमस बॉडीज़ के हैं या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के हैं, दे शैल बी डीम्ड टू बी सिविल सर्वेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ सर्विस ट्राइब्यूनल। बेसिकली गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि हम इनको कोई फोरम दे दें कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई टर्मिनेशन, कोई उनका और सर्विस राइट मारा जाता है, तो उनके पास एक स्पेशल फोरम होना चाहिए। तो उन्होंने वो फोरम उनको सर्विस ट्राइब्यूनल की शक्ल में दे दिया, सेक्शन 2A ऐड करके सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट में। ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में इसकी वायरीज की, जनाब सिविल सर्वेंट आप किसी को बाय वर्च्यू ऑफ अ डीमिंग क्लास कैसे सिविल सर्वेंट बना सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये अल्ट्रा वायरीज हो जाएगा आर्टिकल 240 और 260 से। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल और बहुत बड़ी जजमेंट दी, और अल्टीमेटली उन्होंने यही होल्ड किया जो मैंने आपको अभी बताई शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन, कि उन्होंने कहा जी कि जिसके ऊपर सिविल सर्वेंट एक्ट अप्लाई करेगा या वो सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा होगा इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंस, वो सिविल सर्वेंट है, बाकी नहीं है। तो उन्होंने उसको पार्शियली अल्ट्रा वायरीज कर दिया, और ये कह के कि कॉरपोरेशन के मुलाजिम या ऑटोनमस बॉडीज़ के मुलाजिम वो यहाँ नहीं आ सकते, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सिविल सर्वेंट्स, दे आर नॉट सिविल सर्वेंट्स, सो दे आर नॉट सिविल सर्वेंट। तो बहुत अच्छी जजमेंट है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, उनके लिए ये बहुत अच्छी जजमेंट है। बड़ी लेंदी जजमेंट है, पढ़ने के लिए भी आपको बड़ा दिल गुर्दा चाहिए लेकिन एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे उसको अच्छी तरह, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। अच्छा सर, आपने यहाँ पे जिक्र किया, मैं ब्रीफली से जानना चाहूँगा प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स एंड फेडरल सिविल सर्वेंट्स,
ये कौन कौन से होते हैं ब्रॉडली, अगर मैं एग्जांपल्स भी इनकी जानना चाहूँगा, और ये क्या देखिए बाइफर्केशन है? फेडरल सिविल सर्वेंट्स वो हैं जो जिनको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, और वो फेडरल बेसिकली फेडरल सर्विसेज हैं आपकी, जो सीएसएस के थ्रू आते हैं। एग्जैक्टली जो सीएसएस के थ्रू आते हैं, और कुछ ऐसे और डिपार्टमेंट्स भी हैं जो वो भी आते हैं थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही है, उनका सीएसएस एग्जाम नहीं होता, दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स अपॉइंट होते हैं, डॉक्टर्स भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के अस्पतालों में रेगुलर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दे आर सिविल सर्वेंट। उनकी अपॉइंटमेंट सीएसएस के थ्रू नहीं होती, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, लेकिन वो सेपरेट होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करता है उनको। तो ये हो गया वो जिनको सूबा अपॉइंट करता है, सूबे की अपनी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल सूबे, अभी जैसे हम सिंध सूबे की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेन दो सर्विसेज हैं आपके पास, एक एक्सपीसीएस है जो प्रोविंशियल एग्जेक्टिव सर्विस है आपके पास, और दूसरी आपके पास सेक्शन ऑफिसर पीएमएस, उसको पीएसएस कहते थे अर्स्टवाइल पीएसएस, आजकल तो ये मर्ज करके इन्होंने एक बना दी एक ही सर्विस पीएमएस के नाम से, लेकिन वो भी अंडर चैलेंज है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम इसको शायद ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि एफबीआर और एसआरबी। हाँ देखिए, एसआरबी जो है ना, एसआरबी इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एसआरबी गो की गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है, लेकिन इट इज़ अ इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बोर्ड। उन्होंने अपने रूल्स खुद बनाए हुए हैं, दे आर नॉट प्रोविंशियल, दे आर नॉट प्रोविंशियल सिविल्स, दे आर गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर द सिंध गवर्नमेंट, लेकिन वो सिविल सर्वेंट नहीं है, उनके अपने रूल्स, उन्होंने इंडिपेंडेंट बोर्ड है और उन्होंने बनाया। और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये था कि क्योंकि हमने टैक्स साइड पे हम चाहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव लोग लाएं, बाहर से मार्केट बेस्ड सैलरीज पे लाएं, तो अगर हम सिविल सर्वेंट बना देंगे तो फिर हम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, वो जो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो यहाँ अब जैसे इन्होंने इनिशियली जब बोर्ड बना तो बहुत सारे मसाइल थे कि भाई इसको टैक्स पॉलिसी बनाना है, इसको इम्प्लीमेंट करना कैसे करें, तो इन्होंने फिर एफबीआर से बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ऑन डेपुटेशन मंगवाए, जो उनके एक्सपीरियंस लोग सीनियर थे उनको उन्होंने रखा। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंडक्शन शुरू की, इंडक्शन करके अपने बंदे, अब आके कोई 8-10-15 साल बाद ये अपनी मैन पावर है इनके पास, जो ट्रेन हो गए हैं, जो अब सिस्टम चला रहे हैं, तो अब जारी बात है वक्त के साथ और वो एफिशिएंट होते जाएंगे, बट दे आर नॉट सिविल सर्वेंट। अच्छा सर, जो लॉ का हम अगर कोर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई डिस्प्यूट आता है तो तब लॉ हमें रहनुमाई प्रोवाइड करता है, रादर के वो दूसरे चीज़ें भी देख रहा होता है, रेगुलेशंस भी देख रहा होता है, रेगुलराइज भी कर रहा होता है। अब बहुत सारी सर्विसेज आपने बता दी, कैटेगरीज हमने जान ली, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी हमने देख ली, गवर्नमेंट सर्विसेज भी देख ली, बहुत सारे हमारे पास फोरम्स भी हैं, हमारे पास लेबर कोड भी है, हमारे पास एनआईआरसी भी है, हमारे पास सर्विसेज ट्राइब्यूनल भी है, हाई कोर्ट्स भी हैं, सिविल कोर्ट्स भी हैं। तो किसका डिस्प्यूट कहाँ पे जाएगा, हम ये कैटेगरीज कैसे जान सकते हैं? हाँ और देखिए, इसमें जो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि सिविल सर्वेंट सबसे छोटी कैटेगरी है और बड़ी स्पेसिफाइड कैटेगरी है। सिविल सर्वेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल फोरम बनाया हुआ है, क्योंकि देयर इज़ अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 कहता है कि जी आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे, और उसमें एक जो उसका सब सेक्शन है वो पर्टिकुलरली डील करता है उन लोगों से जो सिविल सर्विस में। तो गवर्नमेंट ने उसके तहत सर्विस ट्राइब्यूनल कानून बनाए, सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट बनाया 1973 का, सूबों ने भी बनाए अपने अपने। ये सर्विस ट्राइब्यूनल जो है वो दैट इज़ ओनली फॉर सिविल सर्वेंट्स, उसी वो जो लिमिटेड छोटी कैटेगरी है उसके लिए। उनकी कोई भी ग्रीवेंस होगी एक्सेप्ट एक आध के जो कि उन्होंने खुद ही उसमें एक्सक्लूड की हुई है कि जी अगर वो उसका प्रमोशन की फिटनेस का कोई मामला है तो वो उसमें ट्राइब्यूनल में नहीं जाएगा। बाकी हर मामले में, सीनियरिटी का मामला है, उसकी एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन का इशू है, पेंशन है, और भी जो लीव का कोई इशू है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर कोई उसके खिलाफ हुए हैं उनको चैलेंज करना है, तो वो ट्राइब्यूनल जाएगा। और साथ ही आर्टिकल 212 ने कहा जी कि कोई और अदालत इंक्लूडिंग हाई कोर्ट उसके मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दी सर्विस ट्राइब्यूनल्स को, और सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ इवन देयर इज़ नो रेगुलर अपील। आप फाइल कर सकते हैं 212 सब आर्टिकल 3 में सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, 212 टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो भी रेगुलर अपील नहीं है, एज ए मैटर ऑफ राइट आपकी अपील नहीं है, आप लीव टू अपील फाइल कर सकते हैं। और उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो ये है कि क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अगर उसमें है,
सुप्रीम कोर्ट समझती है कि देयर इज़ सम क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो वो लीव ग्रांट करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो वो बेसिकली ये था कि जी बहुत ज़्यादा वो फोरम भी नहीं देना चाह रहे थे कि इतनी लिटिगेशन हो जाए कि वो एम्प्लॉई कोर्टों में ही घूमता रहे। तो उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड फोरम दिया ट्राइब्यूनल, और उसके ऊपर एक जस्ट अ चेक कि भाई लीव टू अपील अगर सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करे तो वो जाएगा। अब जो बकाया एम्प्लॉइज़ हैं उनकी इश्यूज़ काफ़ी अरसे से मामलात उनके चल रहे हैं। उसमें जो एक साइड जो कंसिस्टेंट है वो मैं पहले बता देता हूँ, और जिसमें अभी बड़े प्रॉब्लम है वो बाद में बताता हूँ। उसमें ये है कि तमाम वो गवर्नमेंट मुलाजमीन जो सिविल सर्वेंट नहीं है, वो अपनी किसी भी रेमेडी के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, और कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड फोरम नहीं है इस पाकिस्तान में। तो आर्टिकल 199 कहता है कि व्हेन यू हैव नो अदर अल्टरनेट एंड एफिकेशियस रेमेडी, तो आप रिट में आ सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो वो जब भी उनका कोई ग्रीवेंस होती है तो वो पिटीशन में जाते हैं। अब वहाँ पर जाके प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तमाम वो एम्प्लॉइज जिनके स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, उनके केसेस में तो शुरू से व्यू ये है और आज तक कंसिस्टेंट व्यू है कि जी उनकी तो रिट पिटीशन मेंटेनेबल है। अगर उनकी कोई भी ग्रीवेंस है टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से, तो दे कैन फाइल अ रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, और हाई कोर्ट मेरिट पे सुनेगी। अगर कोई मेरिट है तो उसको डिसाइड करेगी, नहीं तो डिसमिस कर देगी। लेकिन वो एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनके रूल्स स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं है, जिनके रूल्स आर नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कि जो इदारों ने अपने इंटरनल यूज के लिए बनाए हुए हैं, उनमें गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं है, उस पर बड़ा डिस्प्यूट रहा है और आज तक ये मामला सेटल नहीं हो सका। उस पर हमारी जजमेंट शुरू से अगर आप देखेंगे तो एक फेज आता है, उसमें वो कहते हैं जी कि नहीं, रिट मेंटेनेबल नहीं है, उनकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर उनके साथ कोई रॉन्गफुल एक्शन हो गया है तो वो सिविल सूट फाइल करें और डैमेजेस क्लेम करें। फिर कुछ आपको जजमेंट्स एक फेज में मिलती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जनाब, अगर देयर इज़ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, या इफ़ द एक्शन अगेंस्ट देम इज़ मेलाफाइड, कोरम नॉन जुडिस, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो वायलेशन ऑफ लॉ में फॉल करती हैं, तो आप रिट में आ सकते हैं। अनीसा रहमान एक बड़ा फेमस केस है 94 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू दिया, फॉलोड बाय बहुत सारे और केसेस आए। लेकिन फिर एक फेज़ आया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रिवर्स कर दिया इसको कि नहीं जी, ये प्रिंसिपल नहीं है, और जिनकी रूल्स नॉन स्टैट्यूटरी हैं वो रिट मेंटेन नहीं करेगी। ऑफ एंड ऑन ये मामलात चलते रहे, कभी जजमेंट आई उसमें कुछ व्यू ले लिया, कभी आई कुछ ले लिया। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस चीज़ का नोटिस लिया है कि भाई इस पॉइंट पे कंसिस्टेंसी नहीं है, एंड इट रिक्वायर्स एन अथॉरिटेटिव व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक केस में क्वेश्चन फ्रेम किया और रेफ़र किया टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि इस पे लार्जर बेंच बनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई 1.5-2 साल हो गए, ये हो तो गया लेकिन अभी तक लार्जर बेंच उस पर बैठा नहीं, बना नहीं। अब ये प्रॉब्लम होते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच की तरफ मामला चले जाते हैं तो वहाँ डिले बड़ी है, क्योंकि वो जजेस की अवेलेबिलिटी, बेंच बनना, फिर उसकी हेयरिंग्स, तो वो बड़ा टाइम ले लेती हैं। तो ये एक एरिया है जो ग्रे एरिया है, जिसको अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए तो स्पेशलाइज्ड फोरम हो गया सर्विस ट्राइब्यूनल, और उनकी अपील, लीव टू अपील जो है सुप्रीम कोर्ट। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनमें तमाम वो इदारे जिनके स्टैट्यूटरी रूल्स हैं वो जाते हैं हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करते हैं और वहाँ उनकी हेयरिंग होती है, और उसके खिलाफ उनके पास लीव टू अपील है अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अब चेंज हो रहा है। ये 27वीं तरमीम के बाद ये प्रोविजन चेंज हो जाएंगी, फेडरल कोर्ट और उसमें आ जाएंगी। और जो नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स वाले हैं वो रिट में नहीं आ सकते, उनके लिए फिर ये है कि सिविल सूट फाइल करें, वहाँ पे डैमेजेस क्लेम करें, जो भी रॉन्गफुल एक्शन उनके खिलाफ हुआ है। ये तो उनका हो गया फोरम, जो गवर्नमेंट सर्वेंट और उनमें जो 2 कैटेगरीज हैं। तीसरे जो हैं वो लेबर लॉज वाले, उनके लिए अगेन स्पेशलाइज्ड फोरम है। अब उसमें 2 किस्म की हो गया। 18वीं तरमीम के बाद एक बहुत मेजर शिफ्ट हुआ। 18वीं तरमीम से पहले ये जो लेबर का सब्जेक्ट था ये कंकरेंट लिस्ट में था। इनिशियली जब आइन बना पाकिस्तान का 73 का, तो देयर वर 2 लिस्ट, लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक फेडरल लिस्ट थी और एक कंकरेंट लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन पे एक्सक्लूसिव पावर्स हैं फेडरल
पार्लियामेंट की टू मेक लॉज। और जो कंकरेंट लिस्ट थी उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन पे दोनों के पास इख्तियार था, फेडरल के पास भी और प्रोविंशियल असम्बलीज के पास भी, वो भी कानून साजी कर सकते थे। लेकिन 18वीं तरमीम में बड़ी मेजर शिफ्ट आई कि उन्होंने कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और अब ये हुआ कि जी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, लेकिन इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब सूबाई असम्बलियों के या सूबाई कानून साजी उस पर आप कर सकते हैं। तो जो लेबर का सब्जेक्ट था ये कंकरेंट लिस्ट में था। तो जब कंकरेंट लिस्ट 18वीं तरमीम में ख़त्म हो गई, अबॉलिश हो गई, तो अब ये उसके बाद ये झगड़ा पैदा हो गया कि भाई जो इस पे कानून साजी है वो कैसे होगी और उस कानून साजी का इफ़ेक्ट कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे इदारे ऐसे थे जो इंडस्ट्रीज़ हमारी या जो हमारे जो फैक्ट्रीज़ या कमर्शियल जो इदारे थे जिनके ऑफिसेज एक से ज़्यादा सूबों में थे। फॉर एग्ज़ाम्पल PIA, हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे इदारे। तो अब ये हुआ कि इनको कैसे रेगुलेट करें भाई। हबीब बैंक अगर उसकी कुछ ब्रांचेस सिंध में हैं तो सिंध का कानून उन पे लगेगा, तो फेडरल बाकी जो उनके हेड ऑफिस उधर हैं या एम्प्लॉइज उधर हैं उन पे कौन सा कानून लगेगा। इस पे बड़ा मसला बना। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने एक टर्म जो है लेजिस्लेचर ने इंट्रोड्यूस कराई और वो थी ट्रांस प्रोविंशियल। उन्होंने कहा जी कि जितने भी ऐसे हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इदारे हैं जो ट्रांस प्रोविंशियल हैं, और ट्रांस प्रोविंशियल का मतलब ये था कि जिनके ऑफिसेज एक से ज़्यादा सूबों में हैं उनको हम कहेंगे ट्रांस प्रोविंशियल। उन इंडस्ट्रीज़ को, इस्टेब्लिशमेंट्स को या फैक्ट्रीज़ को तो हम रेगुलेट करेंगे बाय अ लॉ मेड बाय फेडरल पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली। और जो ट्रांस प्रोविंशियल नहीं है, जो एक्सक्लूसिवली प्रोविंसेस में हैं, उनको हम रेगुलेट करेंगे बाय दी लॉज मेड बाय दी प्रोविंशियल असेंबली। तो अब आपने देखा होगा कि 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास दो कानून चल रहे हैं। एक है IRA, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012, ये है जो फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल हमारी नेशनल असेंबली ने बनाया है और ये अप्लाई करता है ट्रांस प्रोविंशियल इदारों पे। दूसरा है सिंध इंडस्ट्रियल, सीरा जिसे कहते हैं, सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2015 है, आई बिलीव, या 15 है या 16 है। वो रेगुलेट कर रहा है जो वो इंडस्ट्रीज़ और इस्टेब्लिशमेंट्स को जो एक्सक्लूसिवली सिंध में। तो ये बेसिकली वो कानून है जो लेबर को डील करते हैं। और लेबर इसमें दिया हुआ है कि ग्रीवेंस आपकी, पहले तो ये बताया हुआ है कि आपके राइट्स क्या हैं, आप कैसे यूनियन कैसे बना सकते हैं, यूनियन के काम क्या होंगे, रजिस्टर कैसे होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कैसे होगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। फिर अगर कोई ग्रीवेंस होगी तो उसको कहाँ कैसे एजिटेट किया जाएगा, उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी, ये सब चीज़ें IRA या सीरा, सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में दी हुई हैं। और जो इनका मदर स्टैचू था जो टर्म्स एंड कंडीशंस को रेगुलेट करता है वो है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968। उसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड है, परमानेंट एम्प्लॉई कौन है, टेम्परेरी कौन है, आपकी वर्किंग आवर्स क्या होंगे, आपकी सीनियरिटी, तनख्वाह वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये लेबर को डील करते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास इस टाइम पे लेबर लॉ की कैटेगरी में दो कानून हैं। एक वो हैं जो ट्रांस प्रोविंशियल को डील करते हैं, एक वो हैं जो एक्सक्लूसिव प्रोविंसेस को डील करते हैं। उनकी प्रोविजंस मोर और लेस सेम है, फॉर्म अलग अलग है। ट्रांस प्रोविंशियल वाले जो हैं वो जाते हैं NIRC, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, जो है वो डील करता है ट्रांस प्रोविंशियल को। और जो हमारी प्रोविंशियल लेबर कोर्ट्स हैं वो डील करती हैं सिर्फ जो एक्सक्लूसिवली जो प्रोविंशियल प्रोविंस ऑफ सिंध में जो इंडस्ट्रीज़ या एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही हैं वो उनको डील करते हैं। अच्छा सर, इसमें अपील का मैं यहाँ पे फिर से जानना चाहूँगा। जो लेबर कोर्ट्स हैं उनकी अपील आई थिंक हाई कोर्ट में जाएगी। जी नहीं, लेबर कोर्ट्स के खिलाफ अपील दी हुई है, लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स बनाए हुए हैं। तो उनके पास जो राइट, जो एज ए मैटर ऑफ राइट जो अपील है वो एक ही अपील है बिफोर द लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। और लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के खिलाफ आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में, लेकिन उसका फिर थ्रेशोल्ड ज़रा सख्त है। यानी कि आपने फैक्चुअल डिटर्मिनेशन पे या फैक्चुअल पॉइंट पे हाई कोर्ट नहीं जाएगी, लीगल पॉइंट पे, लीगल या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है उस पे आप जा सकते हैं। बट जो NIRC है उसकी जो अपील है आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। तो NIRC जो है, NIRC में सबसे पहले आपकी जो ग्रीवेंस पिटीशन दाखिल होती है वो जाती है सिंगल मेंबर के पास।
सिंगल मेंबर के फैसले के खिलाफ अपील लाए करती है बिफोर द फुल बेंच, जिसमें अमूमन 3 मेंबर्स होते हैं उनके, एक चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर। और फुल बेंच के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट आते हैं। फुल बेंच के फैसले के खिलाफ अगर किसी को ग्रीवेंस है तो वही अब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, क्वेश्चन ऑफ लॉ, और फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में। NIRC भी डायरेक्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं है उसकी भी, उनका भी फोरम ये है। यहाँ पे जो प्रोविंशियल लॉज हैं, जो सिंध के लॉज हैं, उनमें क्या है कि लेबर कोर्ट, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट, यानी सेम फोरम है। और NIRC का है कि सिंगल मेंबर, फिर फुल बेंच, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। दिस इज हाउ यू हैव टू गो। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि सर्विसेज लॉ के पर्टिकुलरली कौन कौन से स्टैट्यूट्स कोर हैं जो कि अगर कोई लेबर की प्रैक्टिस करना चाहता है या एम्प्लॉय है, सिविल सर्वेंट है, कुछ भी है, तो उसको पता होने चाहिए, या अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है वकील तो उसको उस पर ग्रिप होनी चाहिए, और वो क्या सब्जेक्ट्स डील करते हैं? देखिए, अभी इस तरह है कि अगर आप किताबों के हवाले से बात करेंगे तो हाँ, मैं वही उस पर आता हूँ। मैनुअल्स मिलते हैं आजकल आपको, जैसे मैनुअल ऑफ सर्विस लॉ है, मैनुअल ऑफ फेडरल सर्विस लॉ है। अगर आप कोई मैनुअल उठाएंगे तो उसमें तकरीबन सारे लॉज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिविल सर्वेंट्स की पहले बात कर लेते हैं। सिविल सर्वेंट का जो मदर लॉ है वो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1973 का। फिर उस एक्ट के तहत बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र रूल्स, जिनको APT रूल्स भी कहते हैं, अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र रूल्स। उसके साथ फिर बने हुए सीनियरिटी रूल्स हैं 1993 के फेडरल के बने हुए हैं। फिर आपके उसके लीव रूल्स बने हुए हैं कि लीव का क्या तरीक़ाकार होगा। बड़े बड़े डिटेल्ड रूल्स हैं कि मुख्तलिफ लीव्स को डील करते हैं कि लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैसे होगी, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट कैसे होगी, मुख्तलिफ जो फॉर्म्स ऑफ लीव हैं। उसके अलावा आपके कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं कि जी कंडक्ट में क्या क्या चीज़ें आप बाउंड हैं। आपके जो है वो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स बने हुए हैं कि अगर आप आपको मिसकंडक्ट करते हैं या इनएफिशिएंट है तो कैसे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपील रूल्स बने हुए हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास होता है जो एडवर्स है आपके, तो आप अपील कैसे करेंगे, किस फोरम में करेंगे, डिपार्टमेंटल साइड पे। अच्छा, उसके बाद आपके जो है वो पेंशन रूल्स बने हुए हैं कि आप जब रिटायर होंगे तो पेंशन का कितने अरसे की सर्विस पे कितनी पेंशन मिलेगी और उसका तरीकाकार क्या होगा। अच्छा, मतलब ये प्रमोशन के रूल्स बने हुए हैं कि किस तरह से प्रमोशन होगी, कंसिडर होंगी, क्या क्या चीज़ें आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगी, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएंगी। तो अगर आप किसी ने मतलब सिविल सर्विस के हवाले से देखना है तो वो एक मैनुअल ऑफ सर्विस लॉ लेगा, तो उसमें सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 से लेकर उसके अंडर जितने भी रूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और आजकल एक बड़ा अच्छी चीज़ हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वेबसाइट पे आप जाएं तो ये सब कानून वहाँ भी मिल जाते हैं आपको, और उनकी पहले इनिशियली नहीं होते थे, अब उन्होंने लगा दिए, सब उस पर अवेलेबल है। तो वो सारे कानून हैं, उसी के अंदर रह के आपकी सारी प्रैक्टिस है जो सिविल सर्वेंट से रिलेट करती है। उसी के वो बेसिक लॉ पढ़ेंगे, फिर उस पर आप कोई जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब जो दूसरी साइड आप लेबर में हम आ जाते हैं। अच्छा, जो बीच में एक कैटेगरी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, उनके आप जो भी रेलेवेंट स्टैचूज़ हैं जिसके तहत वो इदारा वजूद में आया है, या अगर कोई ऑटोनमस बॉडी है या कंपनी है तो उसके जो अपनी रूल्स बने हुए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। अगर फ़र्ज़ किया आपके पास कोई क्लाइंट आया कि जी मेरे सीनियरिटी मेरी गलत बनाई या मुझे गलत प्रमोशन नहीं दी गई है, दूसरों को दे दी गई है, तो सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि रूल्स कहाँ हैं और उन रूल्स के तहत किस तरह से आप उसको ट्रीट किया गया है या आपका क्या राइट बनता था। तो आप रूल्स को देखेंगे और फिर आप आगे उसका जो भी मुकदमा या केस बनेगा वो बनाएंगे। अब लेबर लॉज में जो है, लेबर लॉज में 3-4 किस्म के मेन लॉज हैं। सबसे जो मेन है वो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 है, जो कि बुनियादी कानून है कि जिसमें उसके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं एक वर्कमैन के वो दिए हुए हैं। उनको फिर इन्फोर्समेंट का तरीका जो है वो IRA इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, सिंध का अपना है, फेडरल का अपना है, प्रोविजन सेम है बट वो है। फिर आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट है, फिर आपका जो है वो मुख्तलिफ और 3-4 और लेजिस्लेशन इनकी हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, हाँ, बाउंडेड लेबर, हाँ बिल्कुल, वो लेबर वो डिफरेंट है, वो तो आगे ना कि प्रोटेक्शंस अगेंस्ट सर्टन, बट जो आपके एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये हैं
फैक्ट्रीज एक्ट है, IRA है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस है, कुछ और भी हैं जो आपकी कंपनसेशन, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट है, मतलब इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को भी वो अलग अलग डील करते हैं। तो वो भी अगर आप एक मैनुअल ऑफ लेबर लॉ लेंगे तो उसमें तकरीबन वो सारे कानून आ जाते हैं। तो अब आपके पास जब इशू आता है तो आपने ये देखना होता है कि भाई मेरे पास इशू आया है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो किसी डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड है, यानी कि नौकरी से निकाल दिए कोई इंक्वायरी करके कुछ करके, तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर देखेंगे कि अच्छा उसके राइट्स क्या हैं, आप IRA देखेंगे कि अच्छा इसका फॉर्म क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। जैसे एक मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर किसी एम्प्लॉई को फ़र्ज़ किया कोई उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो गया, उसको टर्मिनेट कर दिया, उसका कोई, तो ही हैज़ टू इमीडिएटली सर्व अ ग्रीवेंस नोटिस। कानून में लिखा हुआ है IRA में कि जी वो ग्रीवेंस नोटिस भेजेगा। ग्रीवेंस नोटिस जो है जब वो भेज देगा तो एम्प्लॉयर को 15 दिन में फ़ैसला करना है। अगर 15 दिन में एम्प्लॉयर फैसला नहीं करता तो वो चला जाएगा NIRC या लेबर कोर्ट, जो भी उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, तो वो ग्रीवेंस पिटीशन फाइल कर देगा। तो ये टाइमलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है इस तरह ग्रीवेंस लेके, तो आपका सबसे पहला ये देखना कि इस पे कानून कौन सा लगेगा, IRA लगेगा, सिंध वाला लगेगा, फैक्ट्रीज एक्ट लगेगा, या दूसरा कोई कानून लगेगा जो रिलेटिंग टू हिज ग्रीवेंस। वो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपने देखना है कि इसमें प्रोसीजर क्या है, मैंने फॉलो कौन सा करना है, क्योंकि टाइमलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि वो बेचारा को प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती, वो टाइमलाइन मिस कर देते हैं, वो फिर टाइम बार हो जाता है क्लेम, तो आपकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है वंस इट इज़ टाइम बार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं। अच्छा सर, आपका एक बहुत अरसे से आप सर्विसेज लॉ में एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो जनरली आपके पास फ्रिक्वेंटली आते हैं? देखिए, जो मैंने नोट किया है वो मेन जो अभी इस टाइम पे पर्टिकुलरली मैं सिंध सूबे के हवाले से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स का जो तरीकाकार है ना, उस पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। उसकी वजह ये है कि तकरीबन अब तो पिछले 2-4 सालों से ये हो रहा है कि इवन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो भी अंडर क्वेश्चन आ रही हैं। अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप किया, फिर वो दोबारा इम्तिहान हुआ, फिर 2020 का हाई कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, वो दोबारा इम्तिहान हुआ। अपॉइंटमेंट्स के बहुत इश्यूज़ हैं बिकॉज ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनके पास। अब आके हमारी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने प्रॉपर रूल्स बनाए हैं। आप अंदाज़ा करें 89 से एग्जिस्ट करता था, कोई रूल्स ही नहीं थे। इवन उनके अपने अफसरान को नहीं पता था कि हमारे को रूल्स हैं क्या कि मुस्लिम साइल हैं ट्रांसपेरेंसी में? कैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है? एग्जाम हो रहा है, चिटिंग हो रही है, क्या हो रहा है उसमें? देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एज सच जो सेंटर्स पे एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, सबसे पहला सवाल तो आता है कि पेपर जो है वो लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन किया गया। इसके मुकाबले में आप देखें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत पुराना हमारा एक अदारा है, लेकिन आज तक आपको कंप्लेंट नहीं मिली कि उनके पेपर लीक हो गए। यहाँ पर ये शिकायत आ रही है। फिर यहाँ पे ये शिकायत आ रही है कि जो पेपर जब चेक होके आते हैं या चेक होने के लिए जाते हैं, तो गो कहने को तो बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है कि आप पेपर में से नाम और रोल नंबर हटा देते हैं और उसको एक स्पेशल एक कोड दे देते हैं, और वो कोडेड केसेस जाते हैं वहाँ पर एग्जामिनर, ताकि पता ना लगे कि ये किसका पेपर है। लेकिन जो अंदर आपके लोग बैठे हैं, जो माफियाज होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोड नोट कर लेते हैं कि किसके पेपर को कौन सा कोड लगे, और फिर उसके ज़रिए वो जाके एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिफारिश करते हैं या कोई लालच देते हैं और नंबर, मतलब इस तरह की भी शिकायतें आई हैं। फिर जब वो आते हैं और उनकी कंपाइलिंग होती है और वो जो रिज़ल्ट बनता है उसमें नंबर चेंजेस की शिकायतें भी आई हैं। अच्छा, 2018 वाला सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्क्रैप कर दिया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसकी रीज़न ये थी कि जो लोग उन्होंने गवर्नमेंट ने लगाए वो कोई एक भी क्वालिफाई नहीं था। जो मेंबर्स लगाए, चेयरमैन और मेंबर्स, वो क्वालिफाई नहीं करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि जब ये हम इनको अपॉइंटमेंट ही इनकी डिक्लेयर कर रहे हैं लीगल, तो उन्होंने कहा सारे एग्ज़ाम भी ख़त्म। कितना उन बच्चों का नुकसान हुआ जिन बेचारों ने मेहनत की, पेपर दिया। मतलब सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना, मेजॉरिटी तो वो होंगे जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिए, वो बेचारे सबको दोबारा देना पड़ा। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो दोबारा
क्वालिफाई नहीं कर सके, जो फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए थे लेकिन दोबारा नहीं कर सके, क्योंकि किसी को टाइम मिला नहीं मिला, इतना दोबारा रिपीट करना, मोटिवेशन, ये वो नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, आइडियल सिचुएशन में क्या अपॉइंटमेंट का तरीका होना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट करके उसका क्या प्रोसेस? देखिए प्रोसीजर तो कानून में यही लिखा हुआ है कि आपने एडवर्टाइज करना है, ठीक है जी, और एडवर्टाइजमेंट के बाद आपने उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेना है, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, और उसके बाद एक लिस्ट बनानी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत से उस केस को चलाया, समझा सब चीज़ों को, फिर डिटेल जजमेंट दिया, और उसमें उन्होंने बेसिकली इनकी गाइडलाइन के लिए बहुत सारे आखिर में लिखे कि आप ये करें, ये करें, ये करें। वो गाइडलाइंस थी कि आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करें, और वो कोई नई नहीं थी, वो सारी आप देखें तो फेडरल वाले कर रहे हैं, पंजाब वाले कर रहे हैं, आपको करनी है। तो उसके बाद फिर अब इन्होंने रिसेंट ये नया कानून एक्ट बनाया और उसके तहत रूल्स बनाए हैं, तो अब कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। इश्तिहार भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है ना जो आपने करना है, वो फुल प्रूफ नहीं बनाया जा रहा है इनसे, जिसकी वजह से ये लीकेज हो रही है, जिनकी वजह से ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये ज़रा बुरी प्रैक्टिसेस हैं। और देखें, ये आपकी कोर सिविल सर्विस जो होती है प्रोविंस की, उसको सिलेक्ट करते हैं ये लोग। अगर आप यहाँ मेरिट नहीं फॉलो करेंगे ना, तो ये आप इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं जो आप अपने आने वाले फ्यूचर्स और जनरेशन के साथ कर रहे हैं, जिन्होंने कल आके इस मुल्क की बागडोर जिस सूबे की बागडोर संभालनी है। अगर आप उनको मेरिट पे और कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं लाएंगे, तो जो गवर्नेंस का हाल है आपके सामने, वो इसी वजह से है। अच्छा सर, दिन ब दिन ख़राब होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक्चुअली मैंने जो देखी है वो प्रमोशंस को लेके है। एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे पे केस कर रहे होते हैं कि शायद आई वाज डिज़र्विंग वन और दूसरे को प्रमोशन मिल गया। सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि इज़ प्रमोशन अ राइट, और क्या गाइडलाइंस है प्रमोशंस की? क्या आपको प्रमोशन के रिलेटेड अब केस करके आप प्रमोशन ले सकते हैं या नहीं? देखिए, प्रमोशन कानून के मुताबिक प्रमोशन इज़ नॉट अ राइट। नोबडी कैन से कि जी एज ए मैटर ऑफ राइट मुझे प्रमोट करें, लेकिन इसमें जो कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन है, यानी कि आपको अपनी टर्न पे कंसिडर करना, ये आपका राइट है। आप सीनियरिटी में, एक सीनियरिटी में आप चल रहे होते हैं, उस सीनियरिटी में आपका नंबर आ गया, आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल आप ग्रेड 17 में, ग्रेड 18 में प्रमोट होना है, तो जनरली क्राइटेरिया ये होता है कि यू मस्ट हैव 5 years सर्विस इन ग्रेड 17। आपकी 5 साल पूरी हो गई। उसके बाद अब आप नेक्स्ट ग्रेड 18 में जाने के लिए एलिजिबल हैं, या उसमें लिखा हुआ है कि जी 5 साल सर्विस होगी और कोई आपका ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी होगा, आपने वो भी कर लिया। अब आपकी टर्न आ गई। जब आपकी टर्न आ गई, तो ये आपका वेस्टेड राइट है कि आपको कंसिडर करना है, और फेयरली और मीनिंगफुली कंसिडर करना है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पर कि वही अगेन, जैसे हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होता है कि जिस बेचारे की कोई बैक नहीं होती, वो उसको क्या करते हैं कि वो सीनियरिटी में भी होता है, क्वालिफाई भी कर रहा होता है, एलिजिबल भी होता है, उसको वो किसी भी टेक्निकल ग्राउंड पे साइड लाइन कर देते हैं। उसको कहते हैं जी आपको डेफर कर दिया, आपका ये मसला है, आपका वो मसला है। इवन इस हद तक मैंने देखा है ये मैनिपुलेशन होती है कि आपने किसी को डेफर करना है तो उसको एक शोकास दे दें, ऐसे ही किसी फजूल सी बात पे, और जब उसका केस प्रमोशन बोर्ड के सामने आए, तो वहाँ आप कहें कि सर ये तो इसके खिलाफ तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ठीक है, अब दिस इज़ अ वैलिड रीज़न, वो कर सकते हैं बोर्ड वाले कि अच्छा यार डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो इसको डेफर कर दो। तो लेकिन उसका पर्पज़ क्या होता है कि उसको साइडलाइन करके जो नीचे वाला जूनियर है उसको प्रमोट कर लें। तो प्रमोशन इटसेल्फ इज़ नॉट अ राइट, लेकिन कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन इज़ अ राइट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसको कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करके और प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया कि अगर आप किसी को डिनाई करते हैं प्रमोशन, तो देन यू हैव टू गिव वेरी वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग कोजेंट रीजंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो अपनी विम्स पे नहीं कर सकते, आपको रीजंस देनी है। फिर कोर्ट्स इस हद तक चली गई कि वो जब कोर्ट्स ने इनिशियली ये कहा, तो इदारों ने क्या करना शुरू कर दिया कि उल्टी सीधी रीजंस लिख देते थे। उन्होंने कहा चलो ये लें, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फिर कोर्ट्स उनको मजीद उनको नैरो डाउन किया। उन्होंने कहा जी आप रीजंस जो लिखेंगे, वो रीजंस आप उसकी जो सर्विस प्रोफाइल है उसके अंदर रह के लिखेंगे, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ नहीं लाएंगे बीच में। अगर फ़र्ज़ किया उस बंदे की सर्विस प्रोफाइल ऐसी है कि उसकी ACRs एक्सीलेंट है, ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट है, तो भाई रीजंस उसके अंदर आपने ढूंढनी है ना। ये तो नहीं है कि आप उसे कोई एक्सटर्नल रीज़न लिख के और आप उसको
डेफर कर दें। तो ये करते कराते 2019 में फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स बनाए और बेसिकली उनका पर्पस ये था कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाए ताकि उस पे हम टेस्ट करें, और उसमें ऑब्जेक्टिविटी ये हो कि उन्होंने हर चीज़ को सर्टन मार्क्स एलोकेट कर दिए, पॉइंट सिस्टम। और उन मार्क्स का ये बेनिफिट हुआ कि अगर मेरा फ़र्ज़ किया मेरी सर्विस प्रोफाइल ठीक है, मेरी ACRs गुड हैं तो मुझे सर्टन नंबर मिल गए, मेरी ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीटेड हैं तो मुझे सर्टन नंबर मिल गए। तो बहुत थोड़े नंबर उन्होंने बोर्ड के हाथ में रखे। सपोज देयर आर 100 मार्क्स, तो उन्होंने इस तरह से उसको क्राइटेरिया को बनाया कि 80 नंबर तो मेरे सर्विस प्रोफाइल के हो गए, 20 रह गए बोर्ड के हाथ में। अब अगर बोर्ड मुझसे कोई ज्यादती करना भी चाहे, सपोज मेरी सर्विस प्रोफाइल बिल्कुल ओके है तो मुझे 80 मार्क्स वहाँ से पूरे मिल गए, अब 20 उनके पास है, तो बोर्ड अगर ज्यादती करना भी चाहे तो वो उनके पास जो डिस्क्रेशन है वो लिमिट हो गई। अगर उन्होंने मुझे फ़र्ज किया 5 नंबर दिए फिर भी मैं थ्रेशोल्ड मीट कर गया बिकॉज मेरा सर्विस प्रोफाइल ओके था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बेस्ड बड़े अच्छे रूल्स बनाए जो 2019 में इन्हीं जजमेंट्स को देखते हुए, जो मुख्तलिफ टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, हाई कोर्ट के जजमेंट आए, उनको उन्होंने आप समझ लें कि कोडिफाई कर दिया उन प्रिंसिपल्स को रूल्स की शक्ल में। और अब फिर फॉलोड बाय सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने भी अब वही सेम रूल्स उन्होंने भी बना दिए। उससे काफ़ी बेहतरी आ रही है और उसके चांसेस मतलब हैं कि आइंदा आने वाला सिस्टम और ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज जब अब रूल बेस्ड सिस्टम होता है वो दैट इज़ ऑलवेज फुल प्रूफ, वो एक इंस्टीट्यूशन बनता है रादर देन के कुछ लोगों की मोनोपोली हो। अच्छा सर, डिस्क्रेशन पे छोड़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपने यहाँ पे मेंशन किया कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उन्हें कंसिडर ना किया जाए। यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर कन्विक्शंस का भी होता है कि अगर कोई बंदा कन्विक्ट है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है, किसी को फाइन हो जाता है माइनर, कोई माइनर ऑफेंस में, तो क्या वो सर्विसेज में स्पेसिफिकली सिविल सर्विस या गवर्नमेंट सर्विस में रह सकता है या उसे वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा? देखिए वो बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसमें तो ये है कि इफ़ यू आर कन्विक्टेड तो देन यू कैन नॉट बी रिटेन्ड इन सर्विस। आपको इमीडिएटली वो गवर्नमेंट आपको फारिग कर सकती है, जो भी एम्प्लॉयर है। कर सकती है या करना है? नहीं, अब मैं उसे बताता हूँ होता क्या है कि उसमें गवर्नमेंट वेट करती है कि जैसे आपको कन्विक्शन हुई और आप अपील में हैं, तो गवर्नमेंट वेट करती है कि इसकी फाइनल अपीलेट अथॉरिटी से डिसीजन आ जाए तो उसके बाद हम डिसीजन लें। बिकॉज ऐसा ना हो कि हम इसको फारिग कर दें ऑन दिस बेसिस कि यू हैव बीन कन्विक्टेड और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट या नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाए और वो उसकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाए, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ना कि गवर्नमेंट को मतलब एक चीज़ ये है कि उनको बस कन्विक्ट हो गया तो निकाल देना है, ये डिस्क्रेशन गवर्नमेंट के पास है अगर आप उनका रूल देखेंगे। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ये था कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अगर फ़र्ज़ किया आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं किसी गवर्नमेंट सर्विस में, तो देयर इज़ वन डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि इफ़ यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है, तो मोरल टर्पिट्यूड का अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें आप कन्विक्ट हुए तो देन यू स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। एंड व्हाट इज दैट? मोरल टर्पिट्यूड में वो जो जिनमें कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी की जो आपकी मोरलिटी है उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो आपके करेक्टर से रिलेटेड हो, वो मतलब आप सपोज यू आर इन्वॉल्व इन अ डिकेती फॉर इंस्टेंस, यू आर इन्वॉल्व इन अ रेप, तो ये सब हैं जो आपके करेक्टर पर्सनैलिटी आपके उससे रिलेटेड है। इनको कहते हैं मोरल टर्पिट्यूड। गो देयर इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है मोरल टर्पिट्यूड, कोर्ट्स ने इसको डिफाइन किया, बट जनरली इसके नाम से ये जाहिर होता है कि वो माइनर ऑफेंसेस को एक्सक्लूड किया गया है। तो मतलब बाज़-औक़ात ऐसे होते हैं कि बाज़-औक़ात जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर का केस है, इट इज़ नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ मोरल टर्पिट्यूड। वो तो खैर कन्विक्ट हो गया तो उसके बाद तो जॉब करने लायक ही नहीं रहेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मोरल टर्पिट्यूड की, कि मोरल टर्पिट्यूड की जो ऑफेंसेस हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर आप उसमें कन्विक्टेड हैं तो आप अपॉइंट ही नहीं हो सकते। लाइकवाइज जब आपको निकालना है तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि ऑफेंस क्या था, ठीक है, तो गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन है, रिटेन कर सकती है बंदा।
अगर वो समझते हैं कि ये जो ऑफेंस जिसमें ये कन्विक्ट हुआ है ये मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड नहीं है, तो वो उसको रिटेन कर सकती है। अच्छा, अब जो बाकी चीज़ें हैं कि माइनर कोई आपको ऐसी चीज़ है जिसका सर्विस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये है कि इन्होंने प्रमोशन रूल्स में सर्टन मार्क्स रख दिए हैं कि अगर आपको कोई पेनल्टी लग गई कोई, तो अगर एक पेनल्टी है तो हम 1 नंबर काट लेंगे आपका, 2 हैं तो 2 काट लेंगे। तो उसको उन्होंने इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में फिट किया कि आपको वो पनिशमेंट भी मिल गई, यानी कि आपके खिलाफ पेनल्टी है तो उसका आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही पेनल्टी सारा कुछ आपके खिलाफ यूज हो जाए। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट था कि क्या डू यू एग्री विद दिस नोशन कि अगर कोई किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ और उसे वो सज़ा भी मिल गई है, मे बी फाइन या वट एवर, उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाए? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि कन्विक्शन की इज इट सूरत में जस्टिफाइबल? नहीं, देखिए कन्विक्शन की सूरत में अगर तो जो क्राइटेरिया कानून में दिया हुआ है वो तो सिंपल ये है कि अगर मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड है कन्विक्शन, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें आपका करैक्टर, आपकी जो है वो ज़ातियात वो इन्वॉल्व है, तो फिर तो गवर्नमेंट नहीं रखती। देन यू आर नॉट अ गुड फिट पर्सन टू बी रिटेन्ड इन अ गवर्नमेंट सर्विस, क्योंकि आपका पब्लिक से डीलिंग है। आप जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैन ऑफ करेक्टर जो है वो इन पोस्टों पे आने चाहिए जिन्होंने पब्लिक को डील करना है। दे आर एक्सरसाइजिंग सर्टन पावर्स अथॉरिटी विच इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट। तो जो बंदा करेक्टर या जिसका इस तरह का हो तो वो कहाँ से इसको इस तरह करेगा। अब ये तो होगी जो क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन है। एक वो होती है जो आपको डिपार्टमेंटल साइड पे पेनल्टियाँ लग जाती हैं। आपने कोई गलती हो गई, उन्होंने आपको माइनर पेनल्टी लगा दी, एक इंक्रीमेंट रोक ली आपकी जो है वो उन्होंने कहा जी सेंश्योर कर दें, या और कोई माइनर पेनल्टी लगा दी। उसके केस में अगर आप माइनर पेनल्टी लगी हुई है तो उसके मार्क्स उन्होंने रख दी कि हम अगर एक माइनर पेनल्टी है तो हम 1 नंबर काट लेंगे आपका क्वांटिफिकेशन में से। उस तरह से उन्होंने रेगुलेट किया हुआ है। अब ये जो बात है कि कन्विक्टेड पर्सन, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कन्विक्टेड पर्सन को इनिशियली क्या था कि पर्टिकुलरली नैब के हवाले से कि लोगों ने प्ली बार्गेन की या वॉलंटरी रिटर्न किया, वीआर किया, और वो क्या हुआ कि करप्शन की, नैब ने पकड़ा, कुछ पैसे वापस किए, वीआर किया, दोबारा पोस्ट पे आ गए, उन्होंने कहा फिर कमा लेंगे। ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमीर आनी मुस्लिम ने इस पे बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा भाई ये क्या आप कर रहे हैं, दिस इज आल्सो कन्विक्शन। मतलब उन्होंने कहा वीआर है, वो वीआर को उस वक्त डीम कन्विक्शन में नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि किस तरह इनको आप दोबारा फील्ड पोस्टिंग दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, पकड़े गए तो दे देना वरना रख लेना। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई 2022 में उन्होंने उसको इक्वल कर दिया, वो प्ली बार्गेन को भी और वीआर को भी। तो देखें ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। नाउ दिस इज दी, जो मैंने आपसे कहा था ना कि जो बोर्ड का डिस्क्रेशन है, बोर्ड अगर आपके सर्विस प्रोफाइल के अंदर रहते हुए ये देखता है कि इस बंदे को कोई कन्विक्शन हुई है और वो अभी स्टिल अंडर चैलेंज है बिफोर द सुपीरियर अथॉरिटीज, तो दे कैन ऑलवेज से कि भाई हम आपको प्रमोट नहीं करेंगे, वी आर डेफरिंग योर केस। जब आप क्लियर हो गए तो फिर देखेंगे, और अगर आप फर्ज किया आपकी कन्विक्शन अपहोल्ड होगी टिल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो आपकी नौकरी पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, तो प्रमोशन तो बात की बात है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पॉडकास्ट, जो कि सर्विसेज सारी हमने डिस्कस कर दी, लास्ट चीज़ उसमें भी होती है पेंशन। इज इट राइट, अब ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट में भी पेंशन को ख़त्म करना चाह रही है, डू यू एग्री विद दैट नोशन कि पेंशन ख़त्म होनी चाहिए, एंड इज़ इट अ राइट कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, या इट्स जस्ट अ प्रिविलेज? नहीं, देखिए पेंशन जहाँ पर भी है वो किसी न किसी रूल कानून के तहत मिलती है। जब तक कोई रूल या कानून हो तो पेंशन आपका राइट नहीं होती। ठीक है, जैसे सिविल सर्विस है उसमें रूल है बाकायदा से, दिस इज़ वन ऑफ योर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस कि यू विल गेट पेंशन। और देखिए गवर्नमेंट अगर ख़त्म करना चाहे तो वो नए आने वालों के लिए तो कर सकती है, लेकिन जो अभी लोग एग्जिस्टिंग हैं जो इसी कानून के तहत अपॉइंट हो चुके हैं उनका ख़त्म नहीं कर सकते। तो पेंशन जो है, पेंशन एक स्टैट्यूटरी राइट होता है, हमेशा किसी कानून में दिया जाता है, अगर नहीं है तो फिर आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। और ये राइट, इस पर बहुत सारी जजमेंट्स आ गई हैं, ये जहाँ पर भी आपका राइट है आपको है, तो कोर्ट्स ने बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लिया कि आपने देनी है पेंशन। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक बंदा 35-40 साल 30 साल अपने देता है इदारे को या गवर्नमेंट को, अपनी सर्विसेज देता है,
तो जो उसकी रिटायर्ड लाइफ है, ओल्ड एज है, उसमें उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन है कि वो कर सके। क्योंकि उसके मुकाबले में एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है या प्राइवेट काम करता है, तो वो इनिशियली तो बहुत परेशान होता है, लेकिन बाय द टाइम 25-30 साल बाद ही इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड। जबकि गवर्नमेंट सर्विस में क्या होता है कि इनिशियली आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, यू गेट सम पे एंड एवरीथिंग, बट जो आप आखिर में जाते हैं तो आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती स्टेगनेंट हैं, होते जाते हैं। वो स्टेगनेट हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे दे रही थी गवर्नमेंट। अब जो ये क्योंकि पेंशन बिल पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी IMF आता है, हम उनसे पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने खर्चे तो देखें, ये इतना बिल आपने बढ़ाए हुए, तो आप ये पेंशन ख़त्म करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ ऑप्शंस देखती रहती है कि हम किस तरह करें। तो एक गवर्नमेंट के ज़हन में ये था कि हम सैलरीज़ को मज़ीद अच्छा कर दें, डबल कर दें बेशक, लेकिन पेंशन ख़त्म कर दें ताकि हमारे ऊपर कोई पोस्ट रिटायरमेंट लाइबिलिटी ना रहे। क्योंकि पेंशन ऐसे है कि एक बंदा 60 साल में रिटायर हो गया, अब उसकी ज़िंदगी 15 साल है, 20 साल है, वो 80 तक ईयर तक अलाइव रहता है, वो 75 तक रहता है, तो गवर्नमेंट की तो कंटिन्यूस लाइबिलिटी है वो। एंड आगे 15 उसके साल अगर कोई अनमैरिड डॉटर है एग्जैक्टली, फिर उसकी बेवा, फिर उसकी अनमैरिड डॉटर, तो ये बहुत एक लंबा अरसा यानी कि इस पे होता है, और बहुत ह्यूज पेंशन बिल है इसका। तो इसके लिए वो चाह रहे हैं, गवर्नमेंट कर सकती है अगर वो चाहें, तो जो नई इंडक्शन करें उनको वो बता दें कि भाई हम आपको पेंशन नहीं देंगे, लेकिन पहले बताना ज़रूरी है, ताकि उस बंदे की मर्जी है कि वो ऑप्ट करे या ना करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको एक दफ़ा रख लें कानून में जिसमें पेंशन अलाउड हो और बाद में कहीं हम चेंज कर रहे हैं, ये परमिसेबल नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। सर, आप सजेस्ट करेंगे नए आने वाले जो कि एस्पिरेंट्स हैं लॉ में कि वो आएँ लीगल प्रोफेशन में, ऑल्दो अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट, क्या वो हैंडसम लाइवलीहुड यहाँ से अपना अर्न कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में ग्रोथ कर सकते हैं? देखें, ये बड़ी आपने अच्छी बात की, और इसको मैं ख़त्म करूँगा अपने मेरे सीनियर सजाद अली शाह साहब की एक बात से। यही सवाल एग्जैक्टली मैंने उनसे किया एक दिन, जब मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, तो कोई महीने 2 के बाद वो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा सर, मैं तो समझ नहीं आती कि मैं डेली जिस कोर्ट में जाता हूँ वकील ही वकील नज़र आते हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरे पास भी केस आएंगे, मेरे पास भी, मैं भी इसी तरह केसों में जाऊंगा। तो बड़े शफीक आदमी थे, हल्के से मुस्कुराए और उनका कि देखो बेटा, एक बात याद रखना कि जितनी मर्जी सैचुरेशन हो किसी भी चीज़ में, देर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप, ये उनके वर्ड्स थे। तो उस वक्त तो नहीं समझ आती आपको इतनी, मुझे उसने वो नहीं किया कि पता नहीं एक बनावटी बात है, लोग कहते रहते हैं, सीनियर्स कहते होंगे, लेकिन मैंने ओवर मतलब हार्डली 5-6-7 years डाउन द रोड मैंने ये देखा कि उनकी बात सही थी, कि जब हम अपनी सारी एनर्जी सब कुछ लगा के, हर चीज़ स्टेक पे लगा के हम आ गए इस प्रोफेशन में और थोड़ी मेहनत की, आगे निकले, तो वाकई देखा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम एट द टॉप। सो हमारे प्रोफेशन में सैचुरेशन बहुत नज़र आती है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। सो इतनी स्पेस है, जो बंदा आके मेहनत करेगा, वो किसी भी फील्ड में, क्रिमिनल ले लें, सिविल ले लें, कारपोरेट ले लें, कंपनीज ले लें, सर्विस ले लें, लेबर ले लें, कोई रीज़न नहीं है कि वो मेहनत करे और उसको जो है वो पजीराई ना मिले, वो आगे ना निकल सके, कोई वजह ही नहीं। शर्त सिर्फ ये है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, ये आपका जो है की टू सक्सेस है। सर, इट वाज अ नाइस डिस्कशन, काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैं आज चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को आप कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल, ताकि बिल्कुल जी, ये बेसिकली ये आपके लिए जो व्यूअर्स हैं उन्हीं के लिए ये काविश हो रही है। मुझे हमाद साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि सर्विस और लेबर के हवाले से, क्योंकि मेरी फील्ड रही है, मैं कर रहा हूँ इसमें, तो उन्होंने कहा कि जो भी आप इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे वो बहुत से एक लार्ज नंबर ऑफ़ व्यूअर्स देखेंगे, उनको बेनिफिट होगा। तो ये मैं समझती हूँ इनकी बहुत बड़ी काविश है, ये अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज लगा रहे हैं जस्ट फॉर यू, दूसरों के लिए, कि उनको कुछ अवेयरनेस मिले, नॉलेज मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे बड़े कम लोग होते हैं, तो ज़रूर आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें
और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।